अस्सलामुअलैकुम जी। जनाब आली, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। यही हेडिंग आपने चैप्टर नंबर 19 में भी डिस्कस की हुई है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे था इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, जबकि यहाँ पे है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो यहाँ पे ज़्यादा जनरलाइज्ड टर्म हो गई है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हो सकती है और मटेरियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बेसिकली जो ज़्यादातर हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में वो होगी न्यूक्लियर रेडिएशन की मैटर के साथ इंटरेक्शन। वैसे पोला पोला बगैर न्यूक्लियर रेडिएशन के भी हम डिस्कस कर सकते हैं या कर लेंगे। तो जनाब, जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है? जो प्राइमरी इफेक्ट है, प्राइमरी इंपैक्ट है रेडिएशन का, वो है जनाब आयोनाइजेशन। क्योंकि रेडिएशन मतलब एनर्जी। जब हाई एनर्जी, अब हम जो रेडिएशन डिस्कस करने जा रहे हैं ये हाई एनर्जी है एज कंपेयर टू सिचुएशन के जब हमने 19 चैप्टर में डिस्कस किया था। वहां पे ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी और वो भी क्या थी? इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरेज थी। पे प्रोडक्शन हो गई थी गैमा रे से, वो एक सिचुएशन में डिस्कस की थी। तो अब क्या है हमारे पास? मेनली अल्फा बीटा गैमा। न्यूक्लियर रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो जब मैटर पे किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पे रेडिएशन पड़ती हैं, रेडिएशन क्या है? एनर्जी। तो अपनी एनर्जी उसको दे देती हैं। अब जिसे एनर्जी मिलती है उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये आपने सुना ना जी, फलां बंदे का दिमाग अर्श पे चला गया, एक्साइटेड स्टेट में है वो एक्साइटेड स्टेट में है, खुद वो नीचे ही रहता है, दिमाग अर्श पे चला गया जी, दिमाग 7वें आसमान पर है। व्हेन वी से दैट द एटम इज एक्साइटेड, तो उसके इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। सारे का सारा एटम उठ के ऊपर छत पे नहीं चढ़ जाता। तो ऐसे ही जब बंदा एक्साइटेड स्टेट में है तो उसका दिमाग ही जरा ऊपर होता है 7वें आसमान पे, बंदा जरा नीचे ही होता है। फिर उसके कान के नीचे 2 लगाते हैं तो फिर वो डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। चलो बहरहाल वो तो बातें, खैर ये तो हो गई गैर निसाबी बातें। तो जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो जिस एटम या मॉलिक्यूल पे रेडिएशन पड़ेगी अपनी एनर्जी उसे देगी और उसके एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में भी जा सकते हैं। मतलब उस एटम को एक्साइट भी किया जा सकता है इस तरीके से और आयोनाइज भी किया जा सकता है। और यहाँ पे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो आयोनाइज होगा क्योंकि रेडिएशन की एनर्जी काफ़ी सारी ज़्यादा है। तो जनाब, प्राइमरी इंपैक्ट, प्राइमरी इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इज टू आयोनाइज द मैटर। मैटर को आयोनाइज करना है, आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजिंग एबिलिटी कितनी है ये अब हर रेडिएशन पे डिपेंड करेगी, जिसको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो जनाब देखिए, हमारे पास ये सॉलिड मटेरियल है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि जब रेडिएशन ने मैटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो मैटर सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, पता नहीं क्या हो, जो भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम फिलहाल सॉलिड से बात शुरू करते हैं। ये शीट है जनाब आली सॉलिड मटेरियल की। जब इस पर रेडिएशन पड़ेगी, इंसिडेंट रेडिएशन कौन सी हो सकती है? फिलहाल न्यूक्लियर रेडिएशन है, अल्फा बीटा गैमा, इनमें से कोई हो सकती है। अब जब रेडिएशन यहाँ पे पड़ेगी तो जाहिर बात है जनाब अंदर घुस जाएगी, लेकिन अंदर घुसती जाएगी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती जाएगी। देखिए मैं जनरल टर्म बेटा जी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटरेक्ट। तो ये कोलिजन भी हो सकती है और जनरली इंटरेक्शन का अमल भी हो सकता है। मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो अपने चार्ज की वजह से एटम या मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट या रिपेल करके भी आयोनाइज करा सकती है और डायरेक्ट टक्कर मार के कोलिजन के जरिए भी ये आयोनाइजेशन का अमल करवा सकती है। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन है। तो जब ये मटेरियल पर आगे पड़ेगी, सॉलिड मटेरियल पर आगे पड़ेगी, तो उसके किसी न किसी एटम को आयोनाइज कर देगी। फिर ये खुद क्या होगी, इसके साथ क्या होगा? इसकी एनर्जी लूज हो जाएगी। इस बात के चांसेस निग्लिजिबली स्मॉल हैं कि ये एंटर होते ही बाउंड्री पर पहले ही एटम या मॉलिक्यूल के साथ ये इंसिडेंट रेडिएशन इंटरेक्ट करे, अपनी एनर्जी उसे दे दे और अपनी एनर्जी सारी की सारी लूज कर दे। इस बात के चांसेस निग्लिजिबली स्मॉल हैं। ज़्यादातर चांसेस क्या हैं कि वो जिस एटम या मॉलिक्यूल पे रेडिएशन पड़ेगी कुछ एनर्जी उसे मिल जाएगी और इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी में कुछ कमी आ जाएगी। तो सारी की सारी एनर्जी लूज नहीं होगी। फिर क्या होगा? फिर ये यहाँ से आगे चलेगी
किसी और एटम को एनर्जी देगी, किसी और एटम को, तो मटेरियल के अंदर घुसता चला जाएगा, घुसती चली जाएगी। एज द केस में भी इंसिडेंट रेडिएशन या पार्टिकल जो भी हैं, अब मटेरियल के अंदर वो कितनी दूर तक जा सकती है। देखें जी, बात ये है कि जो टारगेट मटेरियल है इसकी डेंसिटी अगर ज्यादा हो, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट रेडिएशन मटेरियल पर पड़ती है, मटेरियल के अंदर कितना ये घुस जाएगी, इसकी रेंज कितनी होगी मटेरियल के अंदर, ये रेंज किन बातों पे डिपेंड करती होगी, ये अब हम डिस्कस करने लगे हैं। तो जब रेडिएशन पड़ेगी तो टारगेट मटेरियल की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही एटम या मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, जल्दी एनर्जी लूज हो जाएगी, ज्यादा आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। तो रेंज जो आर है ये इनवर्सली रिलेटेड है किसके, डेंसिटी ऑफ मटेरियल के, मटेरियल की डेंसिटी जिस मटेरियल पर रेडिएशन पड़ रही है, इंपिंज हो रही है, उसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेंज उतनी ही कम होगी। और इस मटेरियल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना आयोनाइज करने में एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी जल्दी एनर्जी लूज हो जाएगी, ज्यादा अंदर तक ज्यादा गहराई तक रेडिएशन नहीं जा सकेगी। मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा रेंज उतनी ही कम होगी। रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/IP मैंने लिखा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चले मैं पूरा ही लिख देता हूं, आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा इंसिडेंट रेडिएशन की रेंज उतनी ही कम होगी, और एटम या मॉलिक्यूल का मैस जितना ज्यादा होगा तब भी रेंज उतनी ही कम होगी, क्योंकि जितने हैवी एलिमेंट होंगे एनर्जी लॉस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। और इंसिडेंट रेडिएशन की ये सारे फैक्टर हैं टारगेट मटेरियल के। इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो रेंज ज्यादा हो जाएगी। इंसिडेंट रेडिएशन का अगर मैस ज्यादा होगा तब क्या होगा, लो जी ये देखते हैं। अब हम जरा फर्ज करें कि जनाब इंसिडेंट रेडिएशन है अल्फा, अल्फा पार्टिकल मटेरियल के अंदर आ गया जी, मटेरियल में घुस गया। आप इमेजिन करेंगे जलसा हो रहा है, कोई सियासी जलसा, उसमें एक बंदा ट्रैक्टर लेके घुस आया। अब वो जब बंदों इंसानों को कुचल देगा, वो कुचल के आगे बढ़ता जाएगा, जितना भी आगे तक जाएगा वो सीधा ही जाएगा, उसका रास्ता रोकने वाला, उसका रास्ता चेंज करने वाला कोई माई का लाल नहीं होगा। क्यों? उसका साइज ज्यादा है, उसका मैस ज्यादा है, तो वो तहस नहस करके चला जाएगा, सीधा ही चला जाएगा। अल्फा पार्टिकल का पाथ बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होता है मटेरियल के अंदर। वो ट्रैक्टर घुस आया है तो वो लोगों को रोंद के जाएगा, जहां पे कहीं पे कोई रुकावट आएगी ब्रेक लगाते लगाते थोड़ी देर तक रुक जाएगा। जब ये रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, अल्फा पार्टिकल जब इंटरेक्ट करेगा तो आयोनाइजेशन कराएगा। इसकी आयोनाइजिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा है तमाम किस्म की रेडिएशन के मुकाबले में। तो जब ये आयनाइजिंग एबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा आयन्स पैदा करेगा, ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, जल्दी एनर्जी लूज करेगा, जल्दी रुक जाएगा, रेंज इसकी सबसे कम है इन तमाम किस्म की रेडिएशन में से। और वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि इसका मैस ज्यादा होना और इसका साइज ज्यादा होना, कि ये जल्दी अपनी एनर्जी लूज कर देगा। लेकिन चूंकि हैवी एलिमेंट है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल है, तो इसका अपना पाथ डेविएट कराना जरा मुश्किल काम होगा। तो ये ट्रैक्टर की तरह घुसता चला जाएगा, रेंज इसकी इतनी रहेगी, इसको डेविएट नहीं किया जा सकेगा। जबकि इसकी बजाय जो बीटा पार्टिकल है नन्ना मुन्ना सा बेचारा, अगर उसी जुलूस के अंदर एक चूहा घुस आए, अब क्या होगा? वो चूहा जाके एक के पैर के पे दंदी बढ़ेगा, काटी करेगा। वो जहां पे काटी करे, आप इमेजिन करें यहाँ जलसा हो रहा है, इधर से चूहा घुसा, उसने एक पैर पे काटी की, एक पैर पे दंदी बढ़ दी किसी के, तो वो क्या करेगा? वो चीख मार के ऊपर को होगा, तो वहां पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ है। फिर वो चूहा खुद घबरा जाएगा बेचारा, वहां से वो जाएगा इधर को किसी और तरफ को, स्कैटर हो जाएगा। तो ये यहां से इसने पहला आयन पेयर पैदा किया। जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आयन इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा। तो यहां से फिर ये बीटा रेडिएशन, बीटा पार्टिकल क्या होगा जी? स्कैटर होगा, इधर को जाएगा, उधर को चूहा डर के चला गया, वहां जाके फिर किसी के पांव पे काट लिया, वहां से फिर किसी ने चीख मारी, वहां पे आयनाइजेशन हो गई, यहां पे हो गई, यहां से वो बेचारा घबरा के इधर को चला गया, कभी इधर को चला गया, कभी इधर को चला गया, कभी इधर को चला गया। तो क्या हो रहा है? बीटा रेडिएशन का जो पाथ है ये एरोटिक पाथ है।
यानी कि रैंडम पाथ है। स्ट्रैगलिंग भी आपकी बुक में लफ्ज इस्तेमाल किया गया होगा इसके लिए। पेज नंबर 232 पे आखिरी पैरा में देखिएगा, एरेटिक, रैंडम, अन्ने वाह, पता नहीं किधर जाना है उसने, तो जनाब क्या होगा, ये घुसेगा, चूंकि हल्का फुल्का है ये आसानी से स्कैटर हो जाएगा, आयनाइजेशन कराता जाएगा, जहां पे जाएगा आयनाइजेशन कराएगा, खुद स्कैटर हो जाएगा, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, तो जनाब ऐसे ही करके करता जाएगा। रेंज क्या है? रेंज वो फासला है जो रेडिएशन तय करती है मटेरियल के अंदर, ये पाथ नहीं है, ट्रेवल्ड पाथ नहीं है। ये रेंज क्या है जनाब? इसकी सरफेस के लिहाज से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है अंदर तक, स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट। तो बीटा रेडिएशन की रेंज कितनी बनी, यहां से लेकर यहां तक ये रेंज है, ये सारा पाथ नहीं उसका कैलकुलेट करना, ये अल्फा की निस्बत ज्यादा आगे तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसने जहां से जाना है बिल्कुल सीधे नहीं जाना, स्कैटर होके जाना है, और इस बात के चांसेस हैं कि यहां से इसके बाद यहां पे आया, दरमियान में इंटरेक्शन नहीं किया, यहां पे कर लिया जी, ये भी चांसेस हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि लगातार इंटरेक्शन करता जाए, तो जनाब ये एरेटिक पाथ होगा या स्ट्रैगलिंग पाथ होगा। अल्फा पार्टिकल की जो आयोनाइजिंग एबिलिटी है वो तकरीबन 10⁴ आयन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और ये इन एयर पर मिलीमीटर, यानी कि चलो मैं नीचे लिखता हूं, यानी कि हवा में जब ये चलते हुए जाएंगे अल्फा पार्टिकल एयर में, या तो सॉलिड मटेरियल की बात हो रही है ना, ये एयर के लिए अब डाटा दिया जा रहा है कि हवा में जब वो मूव करेंगे तो तकरीबन 1 मिलीमीटर के फासले तक जाते हुए 10,000 आयन इलेक्ट्रॉन पेयर पैदा करेंगे। इतनी आयोनाइजिंग एबिलिटी है, इसकी आयोनाइजिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा है। और अल्फा ने जो आयोनाइजेशन कराना है, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये एटम में से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके भी आयोनाइज करा सकता है, और चूंकि साइज और मैस इसका काफी बड़ा है, काफी ज्यादा है, तो ये टक्कर मार के भी आयनाइजेशन करा सकता है, कोलिजन के जरिए भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के जरिए भी ये आयनाइजेशन का अमल करा सकता है। जबकि बीटा बेचारा नन्ना मुन्ना सा है, कोलिजन के जरिए चांसेस कम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के जरिए ये कराएगा आयनाइजेशन। तो ये सिर्फ ये इंटरेक्शन करेगा, ये अल्फा इंटरेक्शन और कोलिजन दोनों ही कर सकता है। उसके बाद बारी आ जाती जनाब गैमा की। गैमा रेडिएशन तो चार्जलेस और मैसलेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, फोटॉन्स है, तो जब ये दाखिल होगा तो क्या होगा जनाब, ये बनाएगा स्पॉट्स मटेरियल के अंदर। तो इसने यहां पे एक आयन इलेक्ट्रॉन पेयर पैदा कर दिया फर्ज करें, उसके बाद ये आगे चला गया, यहां पे पैदा किया, यहां पे पैदा किया, तो ये रैंडमली इंटरेक्ट करेगा, इसका पाथ कंटिन्यूस नहीं होगा। अल्फा का पाथ कंटिन्यूस है, स्ट्रेट है, बीटा का पाथ कंटिन्यूस है, स्ट्रेट नहीं है, एरेटिक पाथ है, रैंडम पाथ है। बीटा के स्पॉट्स हैं, कोई यहां पे, कोई यहां पे, कोई यहां पे, जहां पे कहीं पे इंटरेक्शन किया वहां पे निशानी लग गई। आगे जाके अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ रेडिएशन डिटेक्टर्स, तो वहां पे रेडिएशन को डिटेक्ट करना भी हमें आ जाएगा, कैसे डिटेक्ट करना है। तो जहां पे आयनाइजेशन होगी वहां पे डिटेक्शन हो जाएगी, नहीं है तो नहीं होगी। तो जो बीटा है जनाब, ये तकरीबन 10⁻², 100 आयन इलेक्ट्रॉन पेयर्स पैदा करेगा हवा में 1 मिलीमीटर का फासला तय करते करते। और जो गैमा है ये तकरीबन 1 आयन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोड्यूस करेगा 1 मिलीमीटर का फासला तय करते हुए। तो आप देखें कि अल्फा की आयोनाइजिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये एनर्जी सबसे जल्दी लूज करेगा और इसकी रेंज सबसे कम है। बीटा की आयोनाइजिंग एबिलिटी कम है, एनर्जी लूज करते करते तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ज्यादा अंदर तक चला जाएगा। गैमा की आयोनाइजिंग एबिलिटी सबसे कम है, ये सबसे हौली हौली एनर्जी लूज करेगा, ये सबसे ज्यादा जा सकता है। गैमा की रेंज सबसे ज्यादा है, बीटा की उससे कम है, अल्फा की उससे कम है। मटीरियल के अंदर चाहे सॉलिड मटेरियल है, चाहे लिक्विड है, चाहे एयर है, तरतीब यही रहेगी। बाकी हवा में अगर ये इसकी रेंज जितनी है, सॉलिड मटेरियल में उससे थोड़ी कम होगी, क्योंकि उसकी मीडियम की डेंसिटी जरा ज्यादा होगी। और गैमा ने सिर्फ इंटरेक्शन करना है सिर्फ अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए। इसके अलावा गैमा रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, अब हम इसके केसेस बना लेते हैं। गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, ये चैप्टर नंबर 19 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसमें अगर तो लो एनर्जी रेडिएशन है सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। दरमियानी सी एनर्जी है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी बाकी स्कैटर हो जाएगी, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है। और अगर ज्यादा एनर्जी है तो फिर गैमा रेडिएशन जैसे है, फिर पेयर प्रोडक्शन का अमल भी हो सकता है अगर इंटरेक्शन होगी। ये जो भी कहा गया ये जनरल बात है, ये स्पेशल केस है सॉलिड मटेरियल में या एयर में चलते हुए आयोनाइजिंग एबिलिटी इसकी कितनी है, आयोनाइजेशन कैसे कराती है। लेकिन अगर वैसे ही गैमा रे फोटोन किसी हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो फिर वो पेयर प्रोडक्शन का अमल कराएगा जी। या अगर एनर्जी थोड़ी कम है जैसे एक्सरेज हैं तो फिर कॉम्पटन इफेक्ट एंड फला फला फला। तो जनाब ये जो गैमा रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी है ये चलते हुए इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। किसी भी लाइट की इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है सोर्स से अवे जब ये मूव करती है, ये हवा में या वैक्यूम में, ये बात कही जा रही है। तो इसी तरह से जनाब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है गैमा रेडिएशन से, अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इस मटेरियल के अंदर घुसते हुए, इस सॉलिड मटेरियल के अंदर घुसते हुए इंपिंज करते हुए, अगर यहां पे इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, मटेरियल के अंदर जनाब एक्स फासला तय करने के बाद इंटेंसिटी रह गई है आई, एक्स फासला तय करने के बाद इंटेंसिटी रह गई है आई, तो फार्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स, ई की पावर माइनस म्यू एक्स। हाँ जी मैं कहता ओह डस्टर उठाना था, ब्रश उठा लिया। तो जनाब इसमें म्यू क्या है, म्यू है जनाब आली एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और एक्स क्या है, ये डिस्टेंस है यानी कि रेंज है, यानी वो फासला है जो इसने मटेरियल के अंदर तय किया है, कवर किया है। म्यू की वैल्यू हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी। एक्स जितना फासला तय किया, आई नॉट मटेरियल के अंदर दाखिल होने से पहले इंटेंसिटी, आई क्या है एक्स फासला तय करने के बाद इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि अल्फा इंटरेक्शन के जरिए भी, कोलिजन के जरिए भी आयोनाइजेशन करवा सकता है, बीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के जरिए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अगर पॉजिटिव बीटा है फिर अट्रैक्ट कर लेगा, तो जनरली आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करेगा। गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए ही आयोनाइजेशन करवा सकता है, और इसी वजह से इसकी आयोनाइजिंग एबिलिटी सबसे कम है। एक और जनाब न्यूट्रॉन, अगरचे न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन नहीं निकला करता आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में, जो कि आगे हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे आने वाले वक्त में। तो अगर न्यूट्रॉन कहीं से भी आया, अगर वो न्यूट्रॉन किसी पर पड़े, अब चार्ज तो इस पे है कोई नहीं, अकल तो उसे है कोई नहीं, इसने टक्कर ही मारनी है जिसको मारनी है, तो न्यूट्रॉन हमेशा कोलिजन के जरिए ही आयोनाइजेशन करवाएगा और इसके पास कोई तरीका नहीं है। तो जनाब हमने इसी तरह से, अगर कोई प्रोटॉन भी हो सकता है, कोई प्रोटॉन कहीं से आपको मिल गया, उसकी बम्बार्डमेंट कराइए, वो क्या करेगा जी, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करेगा क्योंकि उस पर चार्ज मौजूद है। अभी हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे कि अगर किसी तरह से एक अल्फा पार्टिकल या एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के लिए सबसे आसान है कि वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के तो बाहर निकाले सो निकाले, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन का घेरा तोड़ के न्यूक्लियस के अंदर भी घुस सकता है बड़े आराम से, क्योंकि चार्ज तो इस पे है नहीं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुसना मुश्किल है क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही उसे रिपेल कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस के अंदर घुसना मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल कर देगा, ये घुस जाएगा। बहरहाल इस इंपैक्ट को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे कि अगर कोई न्यूक्लियस के अंदर जा घुसेगा, ये हम न्यूक्लियर रिएक्शन में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में ये बात डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो इस बात पे है कि रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसके नतीजे में आयोनाइजेशन का अमल होगा, और आयोनाइजिंग एबिलिटी अल्फा की सबसे ज़्यादा है, बीटा की उससे कम है और गैमा की उससे भी कम है जी। तो जनाब ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या जो रेडिएशन है अल्फा, बीटा या गैमा, ये फ्लोरिसेंस पैदा करती हैं। फ्लोरिसेंस क्या है जी, ग्लो, रोशनी।
जनाब हमारे पास जो रोशनी पैदा होती है उसके बेसिकली कई सारे फिनोमेनन हैं। एक जनाब इनकैंडिसेंस है, इनकैंडिसेंट लैंप आपने सुना हुआ है। उसमें क्या होता है, वो स्प्रिंग को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, करंट जाता है तो थर्मियोनिक एमिशन होती है करंट गुजरने से, वो गर्म होकर रेड हॉट हो जाता है, इनकैंडिसेंस है। एक है जनाब फ्लोरिसेंस, एक है फास्फोरिसेंस। फ्लोरिसेंस में क्या होता है कि जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एटम एक्साइट होता है, फिर जब वो डी एक्साइट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज करता है। ये जो एनर्जी सेवर बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट है, उसमें फ्लोरिसेंस का ही अमल होता है। ये हम उनको पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए मटेरियल को, गैस को एक्साइट करते हैं, फिर जब वो डी एक्साइट होती है फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज होती है और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये आपने जासूसी फिल्मों में अक्सर देखा होगा कहीं पे कि उसमें फिंगरप्रिंट उठाते हैं, यहाँ मेरे फिंगरप्रिंट लग गए। अब ये फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं जनाब, लैंड्स एंड पिट्स, ऊंची नीवी जगह होती हैं, खाड़ियाँ बनी होती हैं, नालियाँ बनी हुई होती हैं। तो ये जो ऊंची नीवी जगह होती हैं इनके ऊपर क्या करते हैं, वो एक मखसूस किस्म का पाउडर पहले छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। वो क्या होता है कि वे जो हैं पिट्स, जो उभार हैं, इनके ऊपर वो पाउडर पड़ जाता है। जो लैंड रह जाता है, जो बीच में खाड़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर वो पाउडर नहीं पड़ता। फिर क्या करते हैं जी, फिर उसके ऊपर वो अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं। अब वो जो अल्ट्रावायलेट लाइट जब उस पर पड़ती है वो उसको एब्जॉर्ब करके एटम एक्साइट होता है, फिर जब वो डी एक्साइट होता है तो विजिबल रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज करता है। तो जहां जहां पे वो पाउडर पड़ा होता है वहां से रोशनी निकलती है। तो वो पाउडर कहाँ पे पड़ा होता है, फिंगरप्रिंट के जहां पे निशानात हैं वहां पे पाउडर पड़ा हुआ होता है, वहां से जनाब पता चल जाता है, विजिबल हो जाते हैं। फिर उसकी फोटो ली जा सकती है, फोटो बनाई जा सकती है। तो जनाब आज की इस डिस्कशन में जो हमने काम किया वो ज़्यादातर उसमें ज़ोर इस बात पे दिया गया कि मैटर के साथ जब रेडिएशन इंटरेक्ट करती है उसमें अल्फ़ा, बीटा, गैमा, न्यूट्रॉन पे ज़्यादा हमने फोकस किया। तो वो कोलिजन के ज़रिए या इंट्रैक्शन के जरिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए आयनाइजेशन करवा सकती है। मटेरियल के अंदर रेडिएशन कितनी दूर तक जा सकती है, उसकी रेंज कितनी होती है, पाथ उसका कैसा होता है। अगली वीडियो में हम ये पाथ फाइंड करेंगे कि ये कैसा पाथ है, प्रूव करेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट होगा, बीटा का स्ट्रगलिंग या रैंडम पाथ होगा, और जो गैमा है इसके टावे टावे स्पॉट्स बनेंगे, और जो न्यूट्रॉन है वो तो सिर्फ अपने कोलिजन के जरिए ही आयनाइजेशन करवा सकता है और उसके पास कोई तरीका नहीं है। तो बहरहाल अब इस बात को, रेडिएशन को हम डिटेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, डिटेक्टर्स कैसे काम करते हैं, ये अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए जनाब हमें इजाज़त दीजिए, हम कोई और काम करें, आप कोई और काम करें। अल्लाह हाफिज़।